हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. सो देन आई थिंक आई शुड नेम इट सेबी ग्रेड ए 2021 नाउ. सो एज यू नो एग्जाम पास आ रहा है, सो आई हैव टेकन अप आज का टॉपिक फ्रॉम रेशियो एनालिसिस एंड शेयर कैपिटल. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके अंदर से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं. इन द लास्ट क्लास जब मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की बात करी थी उसमें भी मैंने इनको कहीं ना कहीं कवर अप किया था. सो आई हैव टेकन अनदर क्लास फॉर द सेम ओनली, ताकि एक न्यूमेरिकल का जो आपका डर है उसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्क कर सकें. सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आज का क्वेश्चंस आर फ्रॉम शेयर्स एज वेल एज द सेकंड इज रेशियो एनालिसिस. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपका है रेशियो एनालिसिस से. सबसे बेसिक रेशियो को यहाँ पर मैंने पिक किया है. तो इसमें दिया हुआ है कैश बैलेंस आपका 15,000 का है, ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000 के हैं, इन्वेंट्री आपके पास दी हुई है 40,000 की, एंड उसके बाद उन्होंने आपको ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 24,000 के, और बैंक ओडी है आपके पास 6,000 का. व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओडी? बैंक ओडी वो अमाउंट है जहाँ पर ना व्हाट हैपन्स इज मैंने बैंक में जमा करवाए थे 10,000 रुपीज़, और मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ. मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे 10,000, लेकिन आज मुझे किसी इमरजेंसी के कारण पैसे की ज़रूरत पड़ गई. अगर मुझे किसी इमरजेंसी के कारण पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सो आई वुड हैव रिमूव्ड मे बी 12,000. अब देखिए, अब क्या हो गया, मेरे पहले अकाउंट में 10,000 पड़े थे लेकिन मैंने 12,000 निकाल लिए, तो एक साइलेंटली मेरे पास एक 2,000 का क्या हो गया, एक लोन बन गया. नहीं तो नॉन कमर्स बैकग्राउंड, ये देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने के बाद हमें पता चल रहा है नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हमारा आज का बैलेंस नेगेटिव में है. नेगेटिव बैंक बैलेंस जो होता है दैट इज बैंक ओडी. बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली द बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव, कैश बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ये अमाउंट जो होती है ये आपको ना बहुत जल्दी पे ऑफ करनी होती है, तो ये करंट लाइबिलिटीज में कवर की जाती है क्योंकि ये हमारा बोझ है. So what can be the answer in this case? Is it 1:3? Is it 3:1? Or 3.75:1? Or 1:3.75? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसकी रेशो याद रखनी है. दैट इज करंट रेशो इज इक्वल टू CA अपॉन CA. ठीक है, जैसे ही आप इसे लगाएंगे, करंट एसेट्स देख लीजिए, कैश एक करंट एसेट है. जो भी एसेट्स एक साल के अंदर अंदर आपके यूटिलाइज, मटेरियलाइज, रिसीव जो भी उनके साथ होना चाहिए वो हो जाए तो वो आपके करंट में काउंट होते हैं. तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहाँ आ गया, इन्वेंट्री भी यहाँ आ गई, लेकिन ट्रेड पेबल मतलब मैंने आपको पैसे देने हैं, तो वहां पर क्या आया, ट्रेड पेबल मतलब करंट लाइबिलिटी. तो आपको क्या करना है, इनके टोटल कर लो बस सीधा, करंट एसेट्स के और करंट लाइबिलिटीज के. जैसे ही टोटल कर लोगे आपके पास आ जाएगा 90,000 और आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30. तो यहां पर आपकी बनी 3:1 की रेशो. अ वेरी बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, टाइम नहीं लगता, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए. So this is the first question. Now the next question that comes is, among the following transactions which will improve the current ratio? अभी current ratio ही करके हटे हैं, तो एक क्वेश्चन इसकी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग. दीज आर द क्वेश्चंस में यूपीएससी के अंदर हो गया या फिर सेबी के अंदर हो गया, दोनों ही केसेस में आई ऑलवेज से कि इन्हें अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज इन क्वेश्चंस के अंदर ना हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, ये तो बहुत ईजी सा है, हम कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम मिस्टेक्स इनकी कैलकुलेशंस में होती हैं. सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आपकी जो करंट रेशो है वो इंप्रूव हो जाएगी. मतलब अगर पहले 1:1 थी, अब 2:1 हो गई, तो वो बढ़ रही होगी. कैसे? क्या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करके, या फिर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश के कारण, या फिर पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स के कारण, या फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. इनका ना एक बेसिक सा क्रक्स है. वो बेसिक सा क्रक्स क्या है, आप ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा ना एक इमेजिनरी रेशो रख लेते हैं अपने दिमाग में. जैसे मेरी फेवरेट होती है कि 2:1 रखो. दैट्स बिकॉज जो हमारी करंट रेशो की आइडियल है, वो कहते हैं कि आपके पास नॉर्मली कितना पैसा होना चाहिए. हम हमेशा मानते हैं अगर लोग मुझसे 10,000 रुपए मांगने आ सकते हैं विद इन एन ईयर, कभी भी आकर कोई बोलेगा मुझे 10,000 रुपीज दो, तो मेरी जेब में कम से कम इसका डबल 20,000 होना चाहिए. वाई? अगर वो 10,000 ही मांग सकता है तो मैं 10,000 ही क्यों ना रखूं, मुझे उससे ज़्यादा रखना होगा. द रीज़न
क्या सिर्फ बाहर वालों को पैसा देना होगा? व्हाट इफ कोई बीच में कंटिजेंसीज आ गई, हो सकता है किसी कारण कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं पड़ा होगा, मैं तो सारा बाहर वालों को दे चुकी होंगी, हमारी पॉकेट्स अभी खाली होंगी, तो हम कैसे काम करेंगे? इसीलिए करंट रेशो 2:1 की कहलाते हैं। सो आपको ये देखना है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मेरे पास अगर गुड्स आए तो नीचे क्या हुआ, अगर मेरे पास गुड्स आए तो नीचे मेरा क्रेडिटर भी उतना बड़ा, तो मेरा डिनोमिनेटर में यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो देन दैट कैन बी अ ट्रबल। अगला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ऊपर करंट एसेट्स में से, अच्छा अगर मैंने गुड्स खरीदे तो क्या होगा, मेरे पास गुड्स आए और उतना ही कैश चला गया, मतलब इसी में आपके न्यूमरेटर के अंदर कुछ जितना माइनस हुआ उतना ही प्लस भी तो हो गया, अल्टीमेटली सेम कहानी, कुछ बदला ही नहीं। देन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, मेरे पास कोई क्रेडिटर था, दैट इज 20,000 का मैंने ले लिया हमारा करंट एसेट्स, 10,000 की ले ली मैंने करंट लाइबिलिटीज, फिर मैंने 20,000 के जो मेरे डेटर्स थे, सॉरी क्या था, ट्रेड पेबल्स है ना, मतलब मेरे क्रेडिटर थे, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी, पेबल मतलब जिसको मैंने पेमेंट करनी थी, मान लो 5,000 रुपए देने थे, तो मैंने, मेरे पास से कैश चला गया 5,000, बट एक मुसीबत भी तो कम हो गई, लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके सिर्फ दिमाग पर पड़ा हुआ बर्डन है, इसको भी पैसे देने हैं, उसको भी देने हैं, ओहो उसको भी देने हैं, जिन जिन के आपको नाम पता चलते जाएंगे वो आपके पेबल्स हैं, तो आप पेबल्स को कर दो यहाँ पर माइनस, जब आप उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचा, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ 15,000 हेयर एंड 5,000 हेयर। कहाँ पहले, अब देखो डिनोमिनेटर कम हो गया, जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो दिस इज नाउ 3:1, शुरुआत आपने 2:1 से की थी और आप पहुंच गए 3:1 में, यही तो हमको चाहिए था, मैंने पूछा था कि विच विल इंप्रूव द करंट रेशो, आखिरी था कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ये कोई चेंज नहीं करता, क्यों, मेरे पास करंट एसेट्स पड़े थे, मेरे पास राम नाम का एक पर्सन था, उससे मुझे 10,000 रुपीज आने थे, उसने मुझे 10,000 रुपीज दे दिए, आ गए, मेरा कैश बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम आई लॉस्ट द पर्सन जिससे मुझे पैसे आने थे, तो इसका मतलब 10,000 का क्या आया, कैश आया, और 10,000 का मेरा एक डेटर चला गया, तो वही प्लस वही माइनस, क्योंकि यहाँ पर एसेट ने अपना सिर्फ एक, आप बोल सकते हो उसने अपना रूप बदल लिया, इट जस्ट चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स, बट द अमाउंट रिमेन्ड द सेम, सो दिस इज द आंसर। ओके, देन द आंसर वुड कम आउट टू बी C, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन इट, बस ये वैसे ही मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, इफ यूड बी लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या था, आपको रिव्यू करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पीपीटी की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, वेबसाइट पर जाकर आप वहां से इसको देख सकते हैं। इन दैट केस अगर यू हैड बीन लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस, यू कैन गो एंड बाय स्पेसिफिकली दिस माइक्रो कोर्स, जहां पर आपको रेशोज और शेयर कैपिटल का ही आप देख सकते हो, उसके एमसीक्यूज देख सकते हो, उसके नोट्स रिव्यू कर सकते हो, दैट वुड बी योर चॉइस देयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेट इक्विटी, मतलब बिजनेस चलाने के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरा पैसा हमेशा कम पड़ सकता है, मेरे पास कितना पैसा होगा, मान लीजिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए थी, बट देन आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, उससे ऊपर मैं नहीं लगा सकती, तो मतलब मेरी इक्विटी अमाउंट लिमिटेड है, तो मैंने बाहर के लोगों से डेट लिया, ये रेशो सबसे इजी होती है याद करने के लिए, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। कुछ बुक्स के अंदर ये लोग ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों को मान लेते हैं, बट आपको अगर आप जो स्पेसिफिक जैसे सीए सीएस के सीएमए के मॉड्यूल्स को रिव्यू करेंगे, दे नॉर्मली टेक ओनली द लॉन्ग टर्म डेट, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को मानते हैं और नीचे वो ले लेते हैं इक्विटी को, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती है आपकी इक्विटी। सो आपको कहा गया है कि आप निकालिए यहाँ पर क्या, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो, सिर्फ आपको वो निकाल कर बतानी है। इक्विटी दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीस की, जनरल रिजर्व है 90 के, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है 50,000 के, 10% डिबेंचर्स है, ये 10% का मतलब है इनका कूपन रेट, मतलब जो डिबेंचर्स है ना इनके ऊपर इंटरेस्ट आपको कितना पे करना होता है, दैट इज 10%. Then next is current liabilities, that is of 1 lakh rupees. तो current liabilities 1 लाख की हो गई, तो आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में आपकी डेट इक्विटी रेशो क्या आ रही है, इज इट 0.203:1,
0.36:1 or 1:0.230 or none of the above. Easy question if you know about the format. इक्विटी के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आती. इक्विटी का मतलब होता है एक तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैंने पैसा लगाया, उसके साथ साथ आपको पता है जनरल रिजर्व का पैसा कौन सा होता है, जो पैसा हम लोग सेव करते चले गए, और उसके साथ साथ में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब बहुत सारा प्रॉफिट आया था, कुछ हम लोगों को बांट दिया गया, हमने कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया और हमने कहा चलो फ्यूचर के लिए रख लेते हैं अभी, तो वो हिस्सा, इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली इक्विटी का ही तो है. तो ये सब आप ऐड करोगे इक्विटी के लिए, जबकि डेट के लिए आपके पास सिर्फ डिबेंचर्स आएंगे, उसके अंदर करंट लाइबिलिटीज ऐड नहीं होंगी. इट इज देयर जस्ट टू कंफ्यूज यू. रेशोज का यही होता है, वो बहुत सारे आइटम्स दे देंगे जिसमें रेलेवेंट कुछ ही होंगी, जिससे हमारी आंसर में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है. ठीक है, चलिए देखें इसका आंसर क्या है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.203:1. क्यों? यहाँ पर डेट सिर्फ 1,30,000 था, करंट लाइबिलिटीज नहीं आती, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को कंसिडर किया जाता है. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर रेशो, दैट इज डेट टू इक्विटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है MAR लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स. 300 शेयर होल्डर्स थे जिनको हमने बार बार रिमाइंड करवाया, सर पैसे दो पैसे दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए. तो हमने क्या किया, वहाँ पर शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, मतलब हमने पूरे 10 रुपये उन लोगों से मंगवा लिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल. इन लोगों ने, हमने इन्हें बार बार कहा सर पैसे ड्यू है, पैसे दे दो पैसे दे दो. इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने आखिरी का जो कॉल मनी थी ना वो पे नहीं की. दे हैवंट पेड इवन अ सिंगल पेनी फॉर द लास्ट कॉल. पहले जितने पैसे मंगवाए होंगे वो दे दिए, लेकिन एंड में जो 4 रुपए थे, हमने कितनी बार कहा, उन्होंने पैसे नहीं दिए. हार के हमने डिसाइड किया बस अब हम इनका शेयर किसी और को दे देंगे. पहले उनका शेयर हमने किया कैंसिल, मतलब फोरफीट किया. उसके बाद दिस शेयर वाज री इशूड टू समवन एल्स, हमने किसी और को दे दिया और उसको बोला सर हमारा शेयर 12 रुपए का है. वाई सर, हम लोगों की कंपनी जो है वो रेप्यूटेड कंपनी है, आपको शेयर चाहिए, आपको 2 रुपए ऊपर देने होंगे प्रीमियम के. अब आप ये सोचो इसमें लॉजिक क्या है. एक तो पिछले वाले का कुछ पैसा आ रखा था, शेयर पूरा पे नहीं हुआ था लेकिन पार्शली पे हो चुका था, अब वो सारा का सारा पैसा हमारी जेब में पड़ा है. और दूसरे को जब मैंने शेयर दिया उसको बोला सर हमारा शेयर, वी आर रेप्यूटेड कंपनी, आपको मैं डिस्काउंट पर नहीं दे रहा, 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए का खरीदोगे तो बताओ. उससे हुआ कि ये कंपनी तो रेप्यूटेड है तो मैं तो 12 रुपए में भी शेयर ले लूंगा. तो उसने 10 रुपए दिए पार वैल्यू के, 2 रुपए दे दिए प्रीमियम के. तो क्या हुआ, व्हाट अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर करोगे. इज इट 2400, इज इट 3000, इज इट 1800 और 3600. A very basic question if you understand the concept of pro rata along with forfeiture along with reissue. मतलब ये ना कुछ एक कनेक्टेड से टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से जानते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. अदरवाइज इसको अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या टॉपिक पहले कभी नहीं किया हुआ तो भी इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ. देखिए हुआ क्या, मेरे पास 300 शेयर थे, आई हैड 300 शेयर्स. इन शेयर्स पर मैं कितने रुपए वापस नहीं कर रही. मैंने इसको बोला सर पैसे दे दो दे दो दे दो, 4-5 बार रिमाइंड करवाया, उसने नहीं दिए. कितने रुपए नहीं दिए, 10 रुपए का शेयर होता है, उसने 4 रुपए नहीं दिए. तो कितने दिए हैं, दैट मीन्स वो 6 रुपए पे कर चुका था. आउट ऑन दिस 6 रुपीज वॉज ऑलरेडी पेड ऑन 300 शेयर्स, मतलब उसके 1800 रुपए फोर फीचर के टाइम पर हमने अपनी पॉकेट में रख लिए कि ये पैसे किसी को नहीं दे रहे, वापस नहीं कर रहे आपको पैसा, ये 1800 रुपए हमारी पॉकेट में जाएंगे. उसके बाद नया पर्सन आया, वो कहता मेरे को शेयर चाहिए. मैं कहा सर देखो हमारी कंपनी, ये शेयर वैसे तो हम फोर फीचर वाला था लेकिन ना हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन है, आपको शेयर मिलेगा 12 रुपए पे. मतलब टेक्निकली ये देखो पिछले 1800 रुपए मेरी पॉकेट में पड़े हैं, अब मैं 2 रुपए और कमा रही हूं. ये 10 रुपए के शेयर पर 6 रुपए पहले आ गए, उसके बाद मैंने 12 रुपए और मंगवा लिए. बेचारा 10 रुपए का एक शेयर था और मेरी जेब में 18 रुपए पड़े अब उस एक शेयर पर ही, क्योंकि इसने पूरे पैसे नहीं दिए थे.
तो अब क्या हुआ है, वो कहते हैं कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में जाता है प्योर प्रॉफिट, जो शेयर बेच दिया उसके बाद भी मेरी पॉकेट में जो पैसा सेव्ड पड़ा है, मैं 6 रुपए पहले रिसीव कर चुकी थी, मैं इतने रुपए का अगले पर्सन को री इशू के वक्त डिस्काउंट दे सकती हूँ। सर 6 रुपए पहले आ ही गए थे, तो आप चाहे 4 रुपए का मेरे को दे दो या 5 रुपए का शेयर मेरे को दे दो, 6 रुपए का दे दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसके तो पैसे रखे ही रखे अपनी जेब में, उसके बाद अगले को बोला कि देखो अगर आपको शेयर चाहिए प्रीमियम पर जाएगा। मतलब इस कंपनी ने पहले फोरफीचर के पैसे रख लिए अपने पास, उसके बाद सेकेंडली क्या किया, अगला शेयर भी बोला प्रीमियम पे मिलेगा, तो उसने 2 रुपए अलग से कमा लिए। अब उसको किसी को कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब जो 1800 रुपीज उसने इससे कमाए फोरफीचर के, वो तो किसी को दिए ही नहीं, वो डिस्काउंट इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो प्योरली ये जो 1800 रुपीज हैं ये हमने अपनी जेब में रख लिए और ये कैपिटल रिजर्व में कर दिए ट्रांसफर। ये होता है आपका फोरफीचर का कॉन्सेप्ट। whatever amount you receive from the previous shareholder because he failed to pay you, तो आप क्या करते हो, उसका पैसा अपनी जेब में रख लेते हो और आप सोचते हो अगले जिसको भी शेयर देंगे, चलो 6 रुपए तो पहले आ ही चुके हैं, तो बचे हुए रुपए मतलब 4 रुपए से कम मैं अगले से चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि शेयर्स कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। 6 रुपए इससे आ गए तो अगले से आप 4 भी मंगवा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। मैं 5 पे भी दे सकती थी शेयर, 6 पे भी दे सकती थी, डिस्काउंट कुछ तो दे देती, मैंने दिया ही नहीं, मैंने सारे के सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। दैट मीन्स इन दिस केस 1800 इज द अमाउंट forfeited which is purely my profit. So that's how I define it. Okay, so the amount forfeited in this case is C आपका, that is 6 into 3, that is 1800. Okay, so now the next question, it says one of the conditions in addition to others, बहुत सारी conditions है लेकिन एक condition आपको बतानी है, for the allotment of shares is resolution in general meeting, ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट बेस्ड आ गया दो, बट शेयर कैपिटल के अंडर कंपनीज अकाउंट के अंदर भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है। सेकंड इज रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, full subscription by public and then full payment on application। आपके पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते वक्त बहुत से वो होंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, तो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी आप बताओ जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। तो वो कहते हैं देखो एक बेसिक फॉर्मेलिटी क्या है, ओके जब हम पब्लिक ऑफर करते हैं ना, जब मैं पब्लिक को अपने शेयर देने के लिए उतारूंगी मार्केट में, तो अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू की है, एक पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। मतलब अगर मैंने 1 लाख शेयर मार्केट में उतारे हैं, उसका 90% लोगों ने ले लिया होगा, तब जाकर ही मेरा जो IPO है वो सक्सेसफुल हुआ है। दैट मीन्स वहां पर 90,000 शेयर्स हैज टू बी सब्सक्राइब्ड बाय समवन, अदरवाइज इट वोंट वर्क आउट। तो क्या होगा, अब वो कहते हैं जब तक लोगों को उतने शेयर पूरे नहीं हो जाते ना जितना आपका सब्सक्रिप्शन है, तब तक आप किसी को अलॉट नहीं कर सकते हो। अगर एक बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे स्कूल में बहुत सारी सीट्स हैं, वो कहते हैं 100 सीट्स हैं, इसको सिंपल वे से बताते हैं। चलो अगर क्लास में 100 सीट्स हैं, कहते हैं जब तक इस क्लास में 90 बच्चा नहीं बैठा होगा आप ये बैच शुरू नहीं कर सकते। मतलब जब 90 बच्चे हो जाएंगे तब आप बच्चों को सीट्स दे दो कि ये रही आपकी सीट्स, अदरवाइज पूरा का पूरा बैच कैंसिल करो। ठीक है, बस इसी को ये कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो टिल द टाइम द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इजंट डन, तब तक आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो। वन ऑफ द बेसिक थिंग्स, देयर आर मेनी कंपनीज जो बहुत रेप्यूटेड है, उनके शेयर्स बड़ी जल्दी 100% ही सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो वो साथ साथ ही अलॉट कर देती हैं। So that's how we define this particular condition, the minimum subscription. The minimum subscription is 90% of the public issue. So this was B. Agla. For what purpose security premium reserve cannot be utilized? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कहता है cannot be. पहला, amortization of preliminary expenses. Number 2, distribution of dividend. Number 3, issue of fully paid bonus shares. Number 4, buyback of own shares. Number 1, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी बुक्स के अंदर से जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, उनको राइट ऑफ कर दिया।
नंबर 2 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड दिया जाता है आपके शेयर होल्डर्स को क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आया और प्रॉफिट का एक हिस्सा उनका भी हक होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी बनने से पहले और कंपनी के ऑपरेशन में आने से पहले के, मतलब ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी तो उससे पहले के जो खर्चे हुए हैं, बेचारे प्रमोटर 10 जगह गया होगा, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, उसने रेंट अग्रीमेंट बनवाया, तब कंपनी तो थी नहीं, पैन नंबर भी नहीं था उसका, तो तब तक जो उस बेचारे ने जो खर्चे किए वो सारे हम बाद में रिकॉग्नाइज करते हैं। जो रिकॉग्नाइज कर दोगे वो कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आ गया। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन इट। अब इस केस में क्या रहेगा? दैट मीन्स द आंसर हेयर वुड बी अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दिस इज द पॉइंट। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमंग द फॉलोइंग देयर इज ओनली वन पॉइंट जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करने से रोकता है, दैट इज डिविडेंड। आप अपने जो डिविडेंड पेमेंट होती है वो इस अकाउंट से पे नहीं कर सकते। ओवरऑल जब हम एसपीआर का यूटिलाइजेशन करते हैं वो 5 जगहों पर होता है और वो 5 जगहें हैं ये। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का पोर्शन आपका आंसर वाला है, ये रहा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पॉइंट ये रहा। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 जो हम इसका यूज करते हैं वो बोनस शेयर्स के लिए करते होते हैं। देन 2 राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, ये डिस्काउंट के जो कमीशन के एक्सपेंसेस हैं जो आपके बिजनेस बनने से पहले वाले थे वो यहाँ आ गए, उसके बाद आप और इशू कर रहे हो उसके लिए यहाँ आ गए। देन आपका बोनस शेयर्स ये रहा। ठीक है, आफ्टर बोनस इशू उसके बाद अगला आता है परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, बाय बैक करने के लिए वो भी इसके अंदर आ गया। और टू पे द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब हम प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं 100 रुपए की चीज अगर हम ज्यादा की दे रहे हैं तो जो प्रीमियम वाला पोर्शन है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज हो जाता है। सो दैट्स द आंसर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज amount of calls in arrears is shown in balance sheet। कहां पर दिखाया जाता है? क्या वो एज अ डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल दिखाते हैं, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाते हैं, या एडिशन दिखाते हैं उसको, या एसेट साइड पर शो कर देते हैं? कॉल्स इन एरियर्स एक ऐसा पैसा मैंने कई बार मंगवाया कि देखिए पैसा दे दीजिए शेयर होल्डर्स, आपका पैसा ड्यू है, वो उन्होंने पैसा नहीं दिया, जो अमाउंट उन्होंने नहीं दी दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। सो देन वो वहां पर क्या कहते हैं, ये जो कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट आपको अभी तक नहीं आई है उसको आप बैलेंस शीट में कहां शो करोगे? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, हमारे पास ना सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जितने की मेरे पास परमिशन है। फिर आती है आपके पास इशूड, कि देखो सर मैं आप लोगों के लिए इतने शेयर्स सामने रख रही हूं, आपने जितने शेयर्स ले लिए दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड, कि मैम हम पे करेंगे इतनी शेयर्स के लिए। उसके बाद आप जितना जितना पे करते जाओगे, पहले मैं आपसे पैसे मंगवाऊंगी कि सर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का टाइम होगा, फर्स्ट कॉल का टाइम होगा, फाइनल कॉल का टाइम होगा, दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पे करते जाएगा कोई पर्सन वो होता है पेड अप कैपिटल। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म पेड अप कैपिटल। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये किसके अंडर आएगा? जब आपको ये वाला पोर्शन डिफाइन करना है दैट इज कवर्ड अंडर बी। मैंने कहा उस पर्सन को कि कई बार अपने पैसे दो, अपने पैसे दो, दैट मीन्स वो मैंने कॉल तो किया पैसा लेकिन पर्सन ने पैसे नहीं दिए, तो आप उसको डिडक्ट कर देते हो फ्रॉम द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, सो ऐसे हम उसको करते हैं डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 8 लाख का, उसके बाद कहता है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% का, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 की है और आईटीआर निकालना है। सो आईटीआर निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने बोला है बताओ कितना है, इज इट 10 टाइम्स, 7.5, 8 टाइम्स और 12.5 टाइम्स। आईटीआर की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? आईटीआर निकालने के लिए वैसे तो आप आरएफओ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर कॉग्स निकलता है तो वी टेक कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
और इस केस में हमारे पास कॉग्स निकालने का तरीका अवेलेबल है। वो कैसे निकलेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है वो हम बोलेंगे, पता है सेल वैल्यू में से अगर मैं प्रॉफिट पोर्शन माइनस कर दूं, 6th-7th में एक टॉपिक कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, IBPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर SBI PO के लिए कर रहे थे, वहां पर भी ये टॉपिक्स थे कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आप क्या करते हो कि पता देखो सेल्स में से प्रॉफिट पोर्शन माइनस कर दोगे, जो बचा वो क्या होता है, वो कॉस्ट ही तो होता है। तो आपको वो कॉग्स निकालना है, वो आप कैसे निकाल सकते हो, दैट इज समथिंग यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस पार्ट। तो चलिए एक बार आंसर देख लीजिए इसका। So when we talk about this topic, what can we do about it? सबसे पहले आप इसका सीधा निकाल सकते हैं ITR, that is Inventory Turnover Ratio, using your COGS. So इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है, COGS upon RFO upon average inventory. सबसे पहले आप सेल्स में से प्रॉफिट पोर्शन माइनस कर दीजिए। वंस आपने प्रॉफिट पोर्शन माइनस कर दिया, आपको मिलेगी आपकी कॉस्ट। इस कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपको यूज करना है एवरेज। तो उसके बेस पर आपका आंसर आएगा 7.5 टाइम्स। सो ये था आपके पास एक और क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। So we'll be meeting in the next class. We'll discuss about management there. और अभी हमारा कॉस्टिंग का पोर्शन भी है रिविजन करने के लिए। इन केस आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या क्या करवाया, यू विल फाइंड इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल ओनली। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो पोर्टल की डिटेल्स यहाँ पर है, उसमें सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं स्पेसिफिकली सेबी ग्रेड ए के, वो आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। सो गो एंड फाइंड आउट अलॉन्ग विद द PDFs ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। Thank you everyone. Keep preparing and be safe. Thank you.